ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and assalamu alaikum Zwarano and Khamarano. Welcome back to the third lecture of NMD CAT Nuclear Physics from the platform of Alhamd Coaching Academy. Zwarano जी, आज जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे दिमाग खाने वाला टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट इसमें पंसते हैं। इस पे जो सवालात बेस किए जाते हैं उसी के ऊपर पंसा जाता है। ठीक है जी, तो जी अंडरस्टैंड करेंगे आज हम रेडियो एक्टिव डीके लॉ को, उसके साथ जुड़े हुए हाफ लाइफ के टॉपिक को और फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। इंश्योर करवाएंगे कि हम ये डिटेल से अंडरस्टैंड करें, तो वीडियो को जंप में नहीं देखना, बिल्कुल हर एक चीज़ को डिटेल से थ्रू आउट देखना है। ठीक है, सो चले जी शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सबसे पहले जी रेडियो एक्टिव डीके लॉ को समझते हैं, विच वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सोडी। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक है जी, इट वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सोडीज। ठीक है जी, रदरफोर्ड गिवन बाय राइट, रदरफोर्ड एंड सोडीज, बल्कि इसको कभी कभार रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ भी कहा दिया जाता है। ठीक है जी, अच्छा, इस लॉ के मुताबिक कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल हो तो उसके अंदर न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट करते हैं यूजिंग या थ्रू अल्फा एंड बीटा डीके, और वो कंटिन्यूसली किसी और न्यूक्लियस में, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास सैंपल है और ये कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव सैंपल है और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डीके कर रहा है यूजिंग अल्फा बीटा एंड गैमा, और इसके अंदर मौजूद जितने भी न्यूक्लियाइज हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें, वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक हो गया भाई, तो इमेजिन कीजिएगा ये जो इसके अंदर मैं लेटस से ये जो इस कलर के डॉट्स बना रहा हूं, ये वाले, राइट, ये इमेजिन कीजिएगा ये वो न्यूक्लियाइज हैं जो कि ओरिजिनल सैंपल के न्यूक्लियाइज हैं जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं। ठीक हो गया भाई, राइट, लेट्स से ये वो न्यूक्लियाइज हैं, बहुत ज्यादा होंगे, मैं बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लेट्स से ये 16, राइट। तो लेट्स से ये 16 न्यूक्लियाई, बल्कि इमेजिन कीजिएगा कि ये हर एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिलियन न्यूक्लियाइज को। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है जी, अच्छा, अब कंटिन्यूसली ये न्यूक्लियाइज जो है ये 16 मिलियन हो गए, लेट्स से, खुद से मैं कह रहा हूं, और कंटिन्यूसली ये न्यूक्लियाइज डीके कर रहे हैं यूजिंग अल्फा एंड बीटा टू अनदर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई जिसे हम कहते हैं, जो कि इस एलिमेंट का हिस्सा नहीं है। लेट्स से ये वाला जो आपको नजर आता है ये डीके कर गया, लेट्स से ये वाला डीके कर गया, और लेट्स से ये वाला डीके कर गया, और लेट्स से साथ में ये वाला डीके कर गया। तो जो डीके कर गए वो अब वो वाले एलिमेंट्स नहीं रहे जो हुआ करते थे, अब वो दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो लेट मी रिप्रेजेंट दीज 4 जो कि डीके कर गए हैं, दिस नंबर 1 विद डिफरेंट कलर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वो न्यूक्लियाई है जो कि डीके कर चुके हैं टू सम अदर। ठीक है जी, तो ये 4 मिलियन के न्यूक्लियाइज इस सैंपल के अंदर डीके कर गए हैं वाया अल्फा बीटा एंड गैमा। तो चेंज नहीं करता मास नंबर और एटॉमिक नंबर को, बस सिर्फ एनर्जी को चेंज कर लेता है। तो आई विल यूज अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा करके डीके करके ये न्यूक्लियाइज 4 मिलियन के करीब न्यूक्लियाइज डीके कर गए हैं, बिकॉज हर एक डॉट को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं या शो कर रहा हूं कि ये 1 मिलियन न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कन्वर्ट हो गए, बाकी तो अपनी जगह पर है। तो ये 4, ठीक है जी, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये बाकी अभी डीके नहीं कर रहे। ठीक हो गया, ये अभी तक है और कंटिन्यूसली डीके करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम गुजरने के बाद, आफ्टर सम टाइम, लेट मी रिप्रेजेंट दिस कि आफ्टर सम टाइम, राइट, so after some time आफ्टर सम टाइम 4 मिलियन के करीब न्यूक्लियाई डीके कर गए हैं। अच्छा, अब जब ये 4 मिलियन के करीब न्यूक्लियाई डीके कर गए हैं, अब अगर मैं आपसे कहूं, सही सादी बात है कि कितने न्यूक्लियाइज
डीके कर गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसे हम नाम देंगे एक्टिविटी का। और वही रेडियो एक्टिव डीके लॉ है कि भाई कितने न्यूक्लियाइज क्या कर गए हैं, डीके कर गए हैं, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज दैट इज बीन डीकेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। या जितने न्यूक्लियाइज डीके कर गए हैं वो बराबर है जितना न्यूक्लियाइज जो ओरिजिनल सैंपल में है वो कम हो गए हैं, यानी कि कन्वर्ट हो गए हैं इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, ये जो ब्लूइश आपको नजर आ रहे हैं। तो दिस डेल्टा एन रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ऑफ द ओरिजिनल सैंपल, या दिस डेल्टा एन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज दैट इज डिकेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये याद रखिएगा। तो चूंकि हमें पता है कि ये न्यूक्लियाइज की वो तादाद है जो कि अभी सैंपल में नहीं रहे, उड़ गए हैं, उड़ने का मतलब है किसी और न्यूक्लियाई में, डॉटर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आई विल पुट अ नेगेटिव साइन विद दिस, बिकॉज ये वो न्यूक्लियाई की तादाद रिप्रेजेंट कर रही है जो कि सैंपल में कंटिन्यूसली कम से कम तर होते जा रहे हैं, राइट, और कन्वर्ट होते जा रहे हैं इनटू सम अदर न्यूक्लियाइज। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इस लॉ जो है साथ हम लिखते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, या टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज दैट इज प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इस लम्हे में जो भी न्यूक्लियाइज की तादाद है उसके साथ इस रेट ऑफ डीके का ताल्लुक डायरेक्ट है, और इसी रेट ऑफ डीके को कहा जाता है क्या, एक्टिविटी। दिस रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी, राइट। दिस रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, राइट, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी, कि कितने न्यूक्लियाई सैंपल में कम हो रहे हैं और कितने टाइम में कम हो रहे हैं, या कितने न्यूक्लियाई डीके कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डीके, और इसको हम सिंपल लफ्ज में कहते हैं एक्टिविटी, जो कि डायरेक्टली ताल्लुक रखती है किसके साथ, कि उस लम्हे में, जिस लम्हे में ये डीके हो रहा है, उस लम्हे में सैंपल में न्यूक्लियाइज की तादाद कितनी है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियाइज की तादाद होगी, एक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, बिकॉज ज्यादा न्यूक्लियाइज को डीके करने का मौका मिलेगा। और वक्त के गुजरने के साथ साथ जितना सैंपल के अंदर न्यूक्लियाइज की तादाद में कमी आती जाएगी, यानी कि वो डीके हो रहे हैं और किसी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते जा रहे हैं ना, जितना न्यूक्लियाइज की तादाद में कमी आती जाएगी उतना ही उसका रेट ऑफ डीके भी कम होता जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ डीके यानी कि एक्टिविटी का नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज के साथ ताल्लुक डायरेक्ट है। ठीक है जी। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ न्यूक्लियाइज की तादाद जो सैंपल में प्रेजेंट है वो जितनी कम से कमतर होती चली जाएगी, जितनी वो कम से कमतर होती चली जाएगी, उतना ही वक्त के गुजरने के साथ साथ डीके के अमल में भी कमी आती जाएगी। ज्यादा न्यूक्लियाइज तो ज्यादा न्यूक्लियाई को डीके करने का मौका मिलेगा, कम न्यूक्लियाई तो कम न्यूक्लियाई को डीके करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट या सिंपल डीके कांस्टेंट। सो रेट ऑफ डीके, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसमें कंटिन्यूसली कमी आ रही है, इज एक्चुअली इक्वल टू, तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो कांस्टेंट लगाओगे, दैट इज लैम्डा, जिसे हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। एंड एन नॉट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट में आप उस सैंपल को स्टडी कर रहे हो। तो न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा तो रेट ऑफ डीके ज्यादा, न्यूक्लियाई की तादाद कम तो रेट ऑफ डीके कम, बिकॉज ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। ये माइनस उधर भी लिख के जा सकता है, सो दैट इज डेल्टा n divided by delta t is equal to minus lambda into n naught. This is called radioactive decay law या Rutherford and Soddy's decay law। ठीक हो गया भाई। अच्छा, और इसको कभी कभार हम इस तरह भी लिखते हैं, because this term, right, this rate of decay वाला टर्म जो है इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। वी ऑफन रिप्रेजेंट इट बाय ए, या आर से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो एक्टिविटी है। तो ए इज इक्वल टू, तो जब भी मैं अब की बार से ए लिखूं तो उसका मतलब है वो रेट ऑफ डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू वो तादाद की न्यूक्लियाइज जो उस लम्हे में प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है जी। तो चूंकि यहां पर न्यूक्लियाइज की तादाद लेटर से एन नॉट है, राइट, तो न्यूक्लियाइज की तादाद ज्यादा तो रेट ऑफ डीके भी ज्यादा, न्यूक्लियाइज की तादाद थोड़ी कम हो गई है तो रेट ऑफ डीके भी कम हो जाएगा। अच्छा, अब इससे एक बात जाहिर होती है ज़वानानो कि ये जो लैम्डा है, व्हाट इज दिस लैम्डा? दिस लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट।
राइट, एंड इट इज कांस्टेंट। याद रखिएगा, अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सही जी, यानी कि लेटर से यूरेनियम 238 है N92, चाहे वो यूरेनियम 238 92 जमीन के तह में पड़ा हुआ हो, इधर अमेरिका में पड़ा हुआ हो, पाकिस्तान, जिधर भी वो हो, उसका लेमडा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। एंड लेमडा की वैल्यू मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ है। एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन वैल्यू ऑफ लेमडा, जिसे हम कहते हैं डी के कांस्टेंट, सही जी। और इसका यूनिट क्या बनता है, देखिए, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर, ये भी जस्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये जो चीज है टाइम, तो इसका यूनिट बनता है 1/सेकंड, सही जी। सो ऐसा यूनिट इज सेकंड इनवर्स, ऐसा यूनिट इज सेकंड इनवर्स, एंड इसके डायमेंशंस वही हैं जो कि किस चीज के हैं, फ्रीक्वेंसी के हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो लैम्डा कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी और क्या कहते हैं अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस सेम ही आते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास ये हो गए। अच्छा, अब यहां पर ये जो डीके लॉ है, इसके साथ अब हमने जोड़ना है किस चीज को, हाफ लाइफ को। सो इट्स वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं कि लैम्डास वैल्यू, its value is different for different elements, its value is different for different elements, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हमने जोड़ना है जी इसको किसके साथ, इसको हमने अब जुआनानो जोड़ना है क्या कहते हैं, हाफ लाइफ के टॉपिक के साथ। लेकिन लेमडा के साथ एक और चीज याद रखिएगा, अगर किसी एलिमेंट की लेमडा की वैल्यू ज्यादा हो तो याद रखिएगा उसका आप देखोगे कि हाफ लाइफ जो है, यानी कि जिसने टाइम में वो डी, अच्छा चलिए हाफ लाइफ आ जाए फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ये अब हमने अंडरस्टैंड करना है हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन द हाफ लाइफ टू यू पीपल, लेट मी एक्सप्लेन द हाफ लाइफ जुआनानो। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? So half-life, what is half-life? It is the time in which half of the radioactive sample decays. The time in which half of the sample what decays, जिसमें हाफ सैंपल डीके हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर 16 मिलियन के न्यूक्लियाइज हैं और टाइम गुजरता गया और टाइम के गुजरने के बाद ऐसे हुआ कि 16 मिलियन में से 8 मिलियन जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि डीके हो गए हैं, और हाफ जो है वो अभी भी सैंपल में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए हैं, अभी वो डीके नहीं हुए। सो वो वाला टाइम जब गुजरेगा, जिस टाइम में ये सैंपल बिल्कुल हाफ कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग अल्फा बीटा टू डॉटर न्यूक्लियाई और हाफ अभी भी रहेगा, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड हाफ लाइफ। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि भाई ये 16 मिलियन में से 8 जो है वो डीके कर गए हैं और डॉटर में कन्वर्ट हो गए हैं। किस में कन्वर्ट हो गए हैं? डॉटर में। अब अगर आप देखो तो सैंपल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 मिलियन में से 8 मिलियन डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए हैं यानी कि डीके कर गए हैं, और हाफ ऑफ द सैंपल अभी ओरिजिनल रह रहा है, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाइज अभी भी डीके नहीं हुए। सो ये जो टाइम गुजरेगा ना, दैट टाइम वी विल कॉल व्हाट? हाफ लाइफ। ये वाला टाइम हम इसे कहेंगे हाफ लाइफ को। सो ये वाला जो आफ्टर सम टाइम जो अभी गुजरा है, जो हाफ सैंपल डीके हो गया, दिस टाइम इज नाउ कॉल्ड एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और सबस्क्रिप्ट में पुट करते हैं टी, हाफ। दिस इज हाफ लाइफ। ठीक हो गया? अच्छा, और इसका सिंपल शॉर्टकट फार्मूला आपको रटना है, और वो शॉर्टकट फार्मूला इसका क्या है? वो शॉर्टकट फार्मूला लेट मी थोड़ा सा स्पेस बचा लेते हैं, 1 मिनट, मजा नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है जी, हाँ आप थोड़ा सा स्पेस आ गया। तो इसका सिंपल अगर मैं फार्मूला लिखूं तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला आपके पास है, और वो ये है कि कनेक्ट हमने करना है कैसे। इसको जब हम आगे लेकर जाते हैं इस रेडियोएक्टिव डीके लॉ को, तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है, दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट?
एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये एन क्या है और ये एन नॉट क्या है? एन इज एक्चुअली जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सैंपल जहां से आपने स्टडी करना शुरू किया था। एंड एन, व्हाट इज एन? दिस एन इज एक्चुअली द प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल, प्रेजेंट इन अ सैंपल। अच्छा अच्छा, E is exponential function, lambda is a decay constant and T can be any time, ये कोई भी टाइम हो सकता है, जितना भी टाइम सैंपल पर गुजरा वो इधर पुट करो। जब आप वो इधर पुट करोगे आपको उस टाइम के गुजरने के बाद उस सैंपल के अंदर जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है वो मिलते चले जाएंगे। तो इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे, जितना भी टाइम गुजरा वो टाइम आप जरा इधर पुट करो तो आपको प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिलते चले जाएंगे। जितने ज्यादा टाइम पुट करोगे प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उतना ही कम होते चले जाएंगे। क्या मेरे बात की समझ आई? तो यहां पर आप कोई भी टाइम पुट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं इस टाइम में हाफ लाइफ वाला टाइम पुट कर दूं जिसमें ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंटली इस इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हाफ के बराबर हो जाएंगे, तो तब आप जब इसको मैथमेटिकली ऑपरेट करवाओगे तो आपके पास एक इक्वेशन निकल आएगा और वो इक्वेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? दैट इक्वेशन इज के हाफ लाइफ, कौन सा लाइफ? हाफ लाइफ वाला टाइम is actually equal to log of 2 divided by lambda. Lambda is the half life. ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है सादा अल्फाज में कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.69 डिवाइडेड बाय लैम्डा, बिकॉज लॉग ऑफ 2 इज 0.69। अब यहां से जो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका लैम्डा जो है यानी कि डीके कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होगी, यानी कि आप देखोगे कि थोड़े से टाइम में वो हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका लैम्डा बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे कि उसका हाफ लाइफ बहुत कम होगा, कम टाइम में वो हाफ से हाफ होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात जो कि यहां पर जानने वाली है और वो ये है कि याद रखिएगा हाफ लाइफ जो है वो इस सैंपल के अंदर मौजूद न्यूक्लियाई की तादाद पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, both lambda and half life does not depend on the number of nuclei present in a sample, also does not depend on the pressure, temperature of a what? Sample. याद रखिएगा, but they only depend on the nature of the element, on the कि उसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, नेचर ऑफ द एलिमेंट। सिर्फ उस एलिमेंट, उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करते हैं लैम्डा और टाइम, हाफ लाइफ जो है, न तो वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज के ऊपर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन अ सैंपल पर भी डिपेंड नहीं करते, न वो डिपेंड करते हैं उस सैंपल के प्रेशर के ऊपर, न वो डिपेंड करते हैं उस सैंपल के टेम्परेचर के ऊपर, न वो डिपेंड करते हैं उस सैंपल के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, सिर्फ डिपेंड करते हैं उस सैंपल के नेचर के ऊपर, सिर्फ डिपेंड करते हैं उस सैंपल के नेचर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको रटना है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियाई की तादाद हाफ हो जाए
तो भी हाफ लाइफ उसके बाद फिर भी उतना ही रहेगा, सेकंड मर्तबा फिर से उतने टाइम में उसने हाफ होना है। और यही अभी मैं आपको एक्सप्लेन करवाने लगा हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाइज जो कि आप लोगों को रटने हैं वो ये है जो कि मैं आपके सामने यहां पर कर रहा हूं। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी वाला ये यूज होने वाला है, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी का मतलब एक्टिविटी है। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक हो गया। और ये वाला फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो रेट ऑफ डीके होता है हमेशा एक्सपोनेंशियली, सही है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। ये अपने साथ नोट कर लें, ये अभी यूज होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब देखिए, यहां पर मैंने आपके सामने ग्राफ रखा है कि देखिए जितना टाइम वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे उस रेडियो एक्टिव सैंपल का अमाउंट मैंने प्लेस किया हुआ है। तो अगर आप देखो, जब मैं उसका टाइम गिनना शुरू करूं, क्या गिनना शुरू करूं? टाइम। तो इधर जब मैंने टाइम गिनना शुरू किया तो लेट से सैंपल 100% पड़ता, राइट, सैंपल अपने 100% पड़ता, लेट से 10 ग्राम उसका मास था। लेकिन यहां पर मैंने टाइम को प्लेस किया है हाफ लाइफ में। किस में प्लेस किया है? हाफ लाइफ। तो इस वन का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, इस वन का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, इस सेकंड का मतलब है सेकंड हाफ लाइफ, इस थर्ड का मतलब है थर्ड हाफ लाइफ, फोर का मतलब है फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ का मतलब है फिफ्थ हाफ लाइफ। तो टाइम को मैंने रखा हुआ है हाफ लाइफ में, और यहां पर मेरे पास परसेंटेज में मैंने वो मास को रखा हुआ है, ये 175 वगैरह वगैरह। अब अगर देखें फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, आप देखोगे हाफ लाइफ कौन सा टाइम होता है? जिसमें सैंपल हाफ हो जाए। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अगर आप देख लो, हाँ, सैंपल क्या हो गया? हाफ। सैंपल क्या हो गया? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। सैंपल क्या हो गया? अगर आप देखो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद सैंपल क्या हो गया? हाफ। 100% से वो गिर गया किधर तक? 50% तक। 10 ग्राम डीके करते करते 5 ग्राम में चला गया, बिकॉज वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? अल्फा और बीटा के थ्रू डीके कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में वो डीके करते करते 50% हो गया। अब सेकेंड हाफ लाइफ में, यानी कि जब अगला हाफ लाइफ गुजरेगा, तो आप देखोगे कि वो 50 जो 5 ग्राम वाला मास है वो भी डीके करते करते हाफ हो गया। कितना हो गया? 2.5 ग्राम। अगर आप देख लो तो सेकेंड हाफ लाइफ में आपके पास जो मास रह गया वो हो गया कितना? 25%। उस 50 का भी हाफ। फिर थर्ड हाफ लाइफ में अब 25% भी ने भी क्या होना है? हाफ होना है। उसने भी क्या होना है? हाफ। तो 25 को 2 पे डिवाइड करो तो कितना हो गया? 12.5, राइट। तो ये इस तरह जाता जाएगा। फिर आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ आप देखोगे कि 12.5 वाला भी हाफ होके क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6.25%। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? तो याद रखिएगा हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ में अगर वो 100 था इनिशियली, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो 50 हो गया। सेकंड हाफ लाइफ के बाद अब 50 को भी 2 पे डिवाइड करो, 25 हो गया। थर्ड हाफ लाइफ के बाद अब 25 को भी 2 पे डिवाइड करो, 12.5 हो गया। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद अब 12.5 को भी 2 पे डिवाइड करो तो 6 क्या हो गया? 25 हो गया। अब फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद अब क्या करो? उस 6.25 को भी 2 पे डिवाइड करो तो 3.125% रह जाएगा। और ये कंटिन्यूसली वक्त के गुजरने के साथ साथ हाफ से हाफ तर होता जाएगा। लेकिन हाफ लाइफ जो है वो उस सैंपल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पे डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया भाई? राइट, समझ लो तो बाकी। अच्छा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर इसके साथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम समझेंगे। और ये जो हमने फार्मूला लिखा, जो ये वाला फार्मूला था, दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो याद रखिएगा, ये जो है अक्सर पूछ लिया जाता है कि अ सैंपल रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज बाय व्हिच प्रोसेस? दैट इज बाय exponentially. So decay process is exponential. Decay is exponentially. अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और पॉइंट जो कि पूछा जाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और वो ये कि क्या कभी भी एक सैंपल डिके करते करते क्या बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो सकता है? द आंसर इज नो। बिकॉज याद रखिएगा, इसमें ये जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ये 0 तब होंगे जब मैं यहां पर टाइम में इंफिनिटी पुट करूंगा। तो याद रखिएगा, इफ t इज इक्वल टू इंफिनिटी, only then the present number of nuclei in a sample becomes 0. इसका मतलब यह है कि एक सैंपल के अंदर कभी भी तमाम न्यूक्लियाई डीके नहीं करते। उस सैंपल के अंदर कुछ ऐसे न्यूक्लियाइज मौजूद होंगे जो कि
अनस्टेबल होते हुए भी डीके नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था, सॉरी पहले लेक्चर में, कि रेडियो एक्टिविटी का जो अमल है वो बड़ा पिक्यूलियर और रैंडम और स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। आप कभी भी इस एक न्यूक्लियाई के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अब जाके डीके करेगा, बल्कि इस सैंपल के अंदर कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो कि कभी भी डीके नहीं करेंगे, हालांकि वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, लेकिन एक पूरे के पूरे सैंपल ने कभी भी 100% डीके नहीं होना, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और अगर होगा तो वो इनफाइनाइट टाइम लेगा। इनफाइनाइट टाइम का मतलब यही है कि मतलब वो कंप्लीटली डीके नहीं करेगा, बिकॉज इन्फिनिटी मींस वी डू नॉट नो। तो याद रखिएगा, अ सैंपल नेवर कंप्लीटली डिकेज। रेडियो एक्टिव सैंपल नेवर डिकेज फुली या फिर कंप्लीटली, यानी कि 100% कभी भी आपको डीके नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि पूछी जा सकती है, ठीक है। एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन टू फॉर सैंपल टू कंप्लीटली डीके। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे जी नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, और वो ये ज़्वानानो, लेट अस से यहां पर मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है कितने, n0। कितने हैं भाई? n0। नाउ आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, क्लियर हो गया? लेट अस से मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेंगे n0/2। तो यहां पर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे सैंपल में। लेट्स से ये मेरे पास एक सैंपल है और इसके अंदर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 थे। नाउ आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, जब एक हाफ लाइफ गुजर जाएगा तो आप देखोगे कि इस n0 ने हाफ होना है, ये n0 हो जाएगा n0/2। ठीक हो गया भाई? नाउ आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये वाला n0/2 जो सैंपल में प्रेजेंट न्यूक्लियाई है, इसने भी हाफ होना है, तो n0/2 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो क्या हो जाएगा, n0/4। ठीक है जी। अब आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अब यहां पर है, इसने भी अब हाफ होना है, तो n0/4 को 2 पे डिवाइड कर लो तो हो जाएगा n0/8। अच्छा, नाउ आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, ठीक हो गया भाई? तो अब जो यहां पर प्रेजेंट न्यूक्लियाई है सैंपल के अंदर, इसने भी अब हाफ होना है, तो अब n0/8 को 2 पे मजीद डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा क्या, n0/16। और इसके बाद फिर आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ n0/32, फिर आफ्टर सिक्स्थ हाफ लाइफ n0/64, जाते जाओ। ये वो न्यूक्लियाई है जो कि अभी भी डिके नहीं हुए और सैंपल में अभी भी पड़े हैं, अनडिकेड। सही जी। तो दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, number of nuclei undecayed after second half life, number of nuclei is undecayed। undecayed का मतलब है जो कि अभी भी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी भी अपने ओरिजिनल शनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं। टेक एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, ये सैंपल का वो हिस्सा है, यानी कि सैंपल का 16वां हिस्सा अभी भी डीके नहीं हुआ। 16 हिस्से में से एक हिस्सा अभी भी बरकरार है सैंपल के, और 16 हिस्सों में से 15 हिस्से डीके कर चुके हैं। अब एक एक समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, लेट्स से इस सैंपल का जो हाफ लाइफ है वो है 1 ईयर। लेट्स से खुद से कह रहा हूं, इस सैंपल का जो हाफ लाइफ है, इस सैंपल का जो हाफ लाइफ है वो है मेरे पास कितना, 1 ईयर। कितना, 1 ईयर। अच्छा, अब लेट्स से 1 साल गुजर गया, n0 बन गया n0/2। अच्छा, तो हाफ ऑफ द सैंपल रिमेन्स अनडिकेड एंड हाफ ऑफ द सैंपल इज डिकेड। तो हाफ ऑफ द सैंपल क्या हो गया, डिकेड। तो n0/2 रह गया और n0/2 डीके कर गया। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब जो रह गया, राइट, उसने मजीद हाफ होना है। ठीक है जी। तो अब इसका हाफ n0/4 रह गया और इसका हाफ n0/4 सेकेंड हाफ लाइफ के अंदर अंदर क्या हो गया, उड़ गया, यानी कि डीके कर गया। ठीक हो गया भाई? किसी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब n0/4 यानी कि ओरिजिनल सैंपल का चौथा हिस्सा अभी रह रहा है। सो थर्ड हाफ लाइफ के बाद, सही जी, इसका हाफ रह जाएगा और इसका हाफ यानी कि n0/8 क्या हो जाएगा, डीके कर जाएगा। क्या मेरे बात की समझ आई? अच्छा, अब आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ,
ठीक है जी। इसका हाफ जो रह गया है, जो कभी भी डीके नहीं हुआ, इसका हाफ रह गया और इसी का हाफ यानी कि n0/16 क्या हो गया, डीके कर गया है। सो हर एक हाफ लाइफ के अंदर हाफ रहता है और हाफ उड़ता है। तो देखिए इसका हाफ उड़ गया, सही जी, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यहां से यहां तक इसका हाफ रह गया और हाफ उड़ गया, ठीक है जी। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ जो रह गया उसका हाफ रह गया अनडिकेट और उसका हाफ उड़ गया। फिर आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो रह गया यानी कि n0/4, उसका एक्चुअली हाफ हिस्सा यानी कि n0/8 उड़ गया और इसका हाफ हिस्सा रह गया, ठीक है जी। उड़ने का मतलब डिकेड और रहने का मतलब अनडिकेड, ठीक हो गया भाई। फिर आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ इसका हाफ हिस्सा उड़ गया और इसका हाफ हिस्सा अभी भी रह रहा है यानी कि n0/8 का हाफ n0/16 डिकेड हो गया और n0/8 का हाफ यानी n0/16 रह गया। सो जो मैंने येलो कलर से लिखे हैं ये वो है जो कि किसी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो मैंने ब्लूइश कलर से लिखे हैं पर्पल टाइप कलर से वो है जो कि अभी भी रह रहे हैं, डिके नहीं हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है और वो क्या है कि आपने शॉर्टकट फार्मूले नोट कर लेने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डीके हो गए कितने अनडीके हो गए हैं, तो याद रखिएगा सिंपल n0/2। तो क्या n0/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये बराबर है n0/2 की पावर 1। n0/4 को मैं लिख सकता हूं कि ये बराबर है n0/2 की पावर 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n0/2 की पावर 3? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये बराबर है n0/2 की पावर 4? बिल्कुल आई कैन डू दैट। तो अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि अनडिकेड है उसका एक फॉर्मूला क्रिएट करना चाहूं तो मेरे पास बराबर होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज दैट रिमेन्स अनडिकेड, जो कभी भी सैंपल में रह रहे हैं, राइट, दैट विल बी इक्वल टू n0/2 की पावर n, वेयर n की वैल्यू क्या है, यहां पर n की वैल्यू 1, राइट, यहां पर n की वैल्यू 1, यहां पर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, यानी कि n की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, n की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, तो यहां पर n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 2 का मतलब है सेकंड हाफ लाइफ, तो n की वैल्यू 2, n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड हाफ लाइफ, तो n की वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 4 का मतलब है फोर्थ हाफ लाइफ, तो n की वैल्यू 4। तो n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अच्छा सर, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को कैसे मालूम करेंगे? तो इसका भी शॉर्टकट फार्मूला अपने साथ लिख लें और वो बराबर होगा गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल इसका हाफ लाइफ कितना है? 1 ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 साल गुजरने के बाद कितना सैंपल अनडिकेड है, 4 साल गुजरने के बाद कितना सैंपल अनडिकेड है, तो 4 साल जो मैंने आपको दिया ये आपका हुआ कौन सा टाइम? गिवन टाइम। कौन सा टाइम? गिवन टाइम, जो कि कितना है? 4 ईयर्स। कितना है? 4 ईयर्स। और मैं आपसे 4 साल बाद सैंपल का वो हिस्सा मांग रहा हूं जो कि अभी भी क्या है? अनडिकेड है, वो मैं आपसे मांग रहा हूं। ठीक हो गया भाई? तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले 4 साल के अंदर इस सैंपल ने कितनी मर्तबा हाफ होते रहना है, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो 1 साल उसका हाफ लाइफ है, तो 1 साल में वो 1 मर्तबा हाफ होता है, दूसरे साल में वो फिर से हाफ होगा। देखिए ना, 1 साल में यहां पर 1 साल गुजरा तो 1 साल में वो 1 मर्तबा हाफ हुआ, दूसरे साल में वो फिर हाफ हुआ, तीसरे साल में वो फिर हाफ हुआ, चौथे साल में वो फिर हाफ हुआ, यानी कि 4 साल के अंदर 4 मर्तबा उसने हाफ होना है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज एक्चुअली जो टाइम आपको दिया जाता है सवाल में, उसको डिवाइड कर दो उस सैंपल के किस वाले टाइम से? हाफ लाइफ वाले टाइम से। ये आपका होता है कौन सा फार्मूला? ये आपका होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला। और जब आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम कर लेते हो तो इजीली आप इधर पुट कर लो 2 का पावर वो लो, आपको इजीली उस न्यूक्लियाइज की या सैंपल की वो मास मिल जाती है जो अभी भी सैंपल में रह रहे हैं, यानी कि डीके नहीं हुए। तो जरा इधर 4 पुट करो ना, बिकॉज 4 साल डिवाइडेड बाय 1 साल, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे? 4। तो 2 की पावर 4 कितना बनता है? 2 की पावर 4 बनता है 16। तो n0/8
जो मिकदार है वो अभी भी सैंपल में अनडिकेड है, यानी कि अभी भी सैंपल में लेफ्ट है, रह रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया। अब अगर मैं डिकेड की बात करूं तो डिकेड का फार्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ज़ुआनानो, वो सैंपल का वो हिस्सा जो कि डिके हो गया है, उड़ गया है, किसी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया है, उसका सीधा साधा फार्मूला है n नॉट इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये फार्मूला है आपके पास किस चीज का? उन न्यूक्लियाइज का जो कि अब सैंपल में नहीं रहे बल्कि कन्वर्ट हो चुके हैं थ्रू अल्फा बीटा इनटू सम अदर न्यूक्लियाइज। ठीक हो गया, ये सैंपल का वो हिस्सा हो गया। ठीक है जी, यहां पर भी आपने सिर्फ n पुट करना है, खुद बहुत आपको सैंपल के वो तादाद मिलेगी न्यूक्लियाई के जो कि डीके कर चुके हैं। ठीक है जी, यानी कि ये जो येलो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं यहां पर सिंपल आपसे अंडरस्टैंड, और डू नॉट वरी, इसका मैं अभी आपको एक टेबल बना के देता हूं, डोंट वरी अबाउट दिस, ये टेबल अभी फिल करेंगे। अब अगर ये 3 फार्मूले तो क्लियर होंगे, तो नंबर ऑफ लाइफ गिवन टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ, फिर डिकेड वाला ये फार्मूला, और वो न्यूक्लियाई की तादाद जो कि डीके हो चुके हैं उसका ये फार्मूला है। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और तरह के सवाल भी दिए जाते हैं और वो भी मैं यहां पर खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं फिर जब एमसीक्यू में जाऊं तो आपको क्लैरिटी आ जाए। और वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक सैंपल है, जिस तरह सवालात आपको फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। सही जी। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक सैंपल है, लेट्स से दिस इज अ सैंपल, राइट, दिस इज अ सैंपल। ठीक हो गया भाई, और इसके अंदर न्यूक्लियाइज की तादाद फिलहाल है n नॉट। कितनी है? n नॉट। अब कुछ टाइम गुजरा, राइट, और आफ्टर सम टाइम, राइट, और वो टी गिवन होगा जो आपको दिया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे? जो कि आपको दिया जाएगा, राइट। सैंपल जो है, वो एक्चुअली ऑब्वियसली वो डीके तो कर चुका होगा काफी हद तक, तो सैंपल जो है उसके अंदर कुछ तादाद जो है वो डीके कर गई और कुछ तादाद रह गई। लेट से इतनी तादाद रह गई है और ये जो इतनी अमाउंट की तादाद है ये डीके कर गई है इनटू सम अदर न्यूक्लियाइज। क्लियर हो गया? बिकॉज वो कंटिन्यूसली डीके कर रहे थे ना। अच्छा जी, अब इनिशियली अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने थे और मैं आपसे कहूं कि इनिशियली नंबर ऑफ जो एक्टिविटी है वो ए है, बिकॉज एक्टिविटी का यानी कि रेट ऑफ डीके का, व्हाट इज एक्टिविटी? दिस रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन अ सैंपल के साथ ताल्लुक डायरेक्ट है। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई तो एक्टिविटी ज्यादा, जितने न्यूक्लियाई की तादाद कम होती जाएगी एक्टिविटी भी कम होती जाएगी, रेट ऑफ डीके कम होता जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं सादा अल्फाज में यहां पर कि एक्टिविटी जो यहां पर हुआ करती थी तो वो है हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन नॉट। ये मेरे पास हुआ जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो सैंपल में प्रेजेंट है वो तो ये है ना, ये बाकी तो उड़ चुके हैं, राइट, ये वो न्यूक्लियाई जो कि सैंपल में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है चूंकि अब इस लम्हे में कम हो गए हैं तो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा लेमडा पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज लेमडा डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो नेचर ऑफ द एलिमेंट तो अभी भी वही है ना, इस वाले की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये मेरा हो गया जी इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहां से एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट निकल कर आता है और वो ये कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर दूं, तो यहां पर इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? n। और प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब ये हुआ वो वाली न्यूक्लियाई जो कि अभी भी अनडिकेड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 1 पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास बनता है एक सिंपल सा शॉर्टकट, और वो कौन सा शॉर्टकट बनता है? अगर मैं इधर करूं, राइट, डिवाइडिंग 2 by 1 तो मेरे पास आ जाता है a डिवाइडेड बाय a नॉट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n नॉट, और ऊपर भी माइनस लेमडा नीचे भी माइनस लेमडा, तो लेमडा और लेमडा तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या बना? मेरे पास जो शॉर्टकट बना वो बना कुछ इस तरह से कि भाई a डिवाइडेड बाय a नॉट, राइट, इज एक्चुअली इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n नॉट। अच्छा, अब जरा देखें इस फॉर्मूले की तरफ आए।
n डिवाइडेड बाय n नॉट, क्या इधर से मैं लिख सकता हूं कि ये n डिवाइडेड बाय n नॉट इधर ले आओ तो ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n के। यस आई कैन राइट इट, बिकॉज ये वो न्यूक्लियाई जो कि इनिशियल थे, ये वो न्यूक्लियाई है जो कि अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब जो अभी डिके नहीं हुए, n का मतलब ये प्रेजेंट न्यूक्लियाई। तो आप n बाय n नॉट की जगह 1/2 बाय n लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय a नॉट इज इक्वल टू एक मिनट, ओ अच्छा सॉरी, एक मिनट, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? एक मिनट, अच्छा ओके ओके, मैं भी बोलूँ क्या हो गया, मच्छर बैठ गया था यार इसके ऊपर, और मच्छर बैठता है तो वो फिर यानी से मतलब है उसका भी वो एक्चुअली वो साइन रीड कर रहा है। अच्छा ओके, नाउ कमिंग बैक, तो देखें ये आपके पास a बाई n नॉट। अच्छा अब देखें ना, n बाई n नॉट किसके बराबर हो गया, 1/2 पावर n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज a बाई a नॉट, यानी कि जो पहले एक्टिविटी थी और ये जो बाद में एक्टिविटी वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये हमारे पास दो शॉर्टकट्स निकल आए, राइट, ये वाले कि a बाई a नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू n बाई n नॉट and a by n naught is also equal to 1/2 power n, where n is actually number of half lives जो कि मालूम की जाते हैं given time divided by half life of this sample। तो ये एक शॉर्टकट है, ये ओके अभी हम यूज करने वाले हैं कि अगर आपको एक सैंपल दिया जाए, उसके इनिशियल नंबर, उसका जो है वो टोटल टाइम दिया जाए और उसका हाफ लाइफ भी आपको गिवन हो, उसका हाफ लाइफ भी आपको गिवन हो, टोटल टाइम भी गिवन हो, तो हाफ लाइफ और टोटल टाइम जो गुजरा उधर से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हो और फिर आप उनकी एक्टिविटीज को कंपेयर कर सकते हो कि पहले कितनी एक्टिविटी थी और बाद में कितनी हुई। ऑब्वियसली बाद में एक्टिविटी ने कम हो जाना है, सही जी, और पहले वाली एक्टिविटी ने ज्यादा होना है, बिकॉज इनिशियली न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा थी, अब न्यूक्लियाई की तादाद सैंपल में कम हो गई है। तो ये भी एक सवाल है जो कि इसके ऊपर हम करेंगे। तो इस तरह के सवाल आपको फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। अब अगर दूसरा जो आपको फार्मूला दिया जा सकता है वो इस तरह से भी हो सकता है कि आपको दो सैंपल्स कंपेयर करने को कहा जा सकते हैं। चलो वो जब इंशाल्लाह सवाल आएगा तो उधर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला अपने साथ याद रखें कि ये भी एक सवाल है जिस तरह से सवाल फ्रेम करके दिया जा सकता है एक्टिविटीज की कंपैरिजन का, ठीक है। चले अब हम आगे जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो ये है। अब यहां पर मैंने सिर्फ आप लोगों को रटवाना है, ये टेबल आपने रटना है, जवानानो रटना है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, लेट अस से अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 हो जाए पहली हाफ लाइफ के बाद, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ना, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ सैंपल दैट इज लेफ्ट या अनडिकेड, जो कभी भी रह रहा है या अनडिकेड है। तो आपको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो कि अनडिकेड है उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड अमाउंट ऑफ द सैंपल दैट इज डिकेड, तो उसका फार्मूला क्या था, दैट इज n व्हाट डिकेड। तो उसका फार्मूला आपके पास था सिंपल n नॉट इनटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये आपके पास फार्मूला था इसका, ठीक हो गया। अब मैं सिंपल शॉर्टकट, तो सिंपल पहले हाफ लाइफ के बाद n नॉट अगर सैंपल था तो n नॉट का n नॉट बाय हाफ रह गया और n नॉट बाय 2 उड़ गया। अच्छा जी, अब इससे हाफ होना है फिर से, तो इसका n नॉट बाय 4 उड़ जाएगा, सॉरी रह जाएगा, और n नॉट बाय 4 उड़ जाएगा। तो देखिए 4 हिस्सों में से एक हिस्सा रह गया, तो उन्हीं 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उड़ गए। अब इसको हाफ करो तो n नॉट बाई 8 रह गया, यानी कि 8 हिस्सों में से एक हिस्सा अभी भी अनडिकेड है। तो उन्हीं 8 हिस्सों में से 7 हिस्से क्या हो गए, डिके कर गए हैं। अच्छा, अब फोर्थ हाफ लाइफ में आप देखोगे कि इसका n नॉट बाई 8 का को 2 पे डिवाइड करो तो n नॉट बाई 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि n नॉट का 16 हिस्सों में से एक हिस्सा अभी भी अनडिकेड है, तो उन्हीं 16 हिस्सों में से 15 हिस्से क्या हो गए हैं,
उड़ चुके हैं। अच्छा, अब इसको फिर से 2 पे डिवाइड करो तो इसका मतलब ये है कि n0/32 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनिशियल जो n0 हुआ करता था सैंपल का, उसके 32 हिस्सों में से एक हिस्सा अभी भी अनडिकेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 हिस्सों में से 31 हिस्से डिके हो गए हैं। अच्छा, अब इसको फिर से 2 पे डिवाइड करो, यानी कि जो अनडिकेड है, तो यहां पर इसका मतलब होगा कि n0/64, यानी कि इनिशियल जो सैंपल का हिस्सा है उसका 64 हिस्सों में से एक हिस्सा अभी भी अनडिकेड है, रह रहा है सैंपल में। तो इसका मतलब यह है कि फिर 64 हिस्सों में से 63 हिस्से क्या हो गए हैं, डिके कर गए हैं। अब ये जो मैं डिके की बात कर रहा हूं, ये ओवरऑल डिके की बात कर रहा हूं। ओवरऑल डिके का मतलब क्या है कि लेटस से मेरे पास इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n0। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इसका हाफ सैंपल रह गया और हाफ सैंपल उड़ गया। क्या हो गया, उड़ गया मतलब डिके कर गया। अब जो रह गया उसने अब फिर से हाफ होना है, तो इसका हाफ रह गया और इसका हाफ उड़ गया। क्या मेरे बात की समझ आई? अब जो रह गया है इसने फिर से डिके करना है, तो इसका हाफ यानी कि n0/8 रह गया और इसका हाफ यानी कि n0/8 उड़ गया। अब जो रह गया है इसने फिर से डीके करना है, तो इसका हाफ यानी कि n0/16 यानी कि n0/16 रह गया और इसका हाफ यानी कि n0/16 उड़ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ना, ये वो है जो कि अभी भी अनडिकेड आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, अनडिकेड आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अनडिकेड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, अनडिकेड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ। ये अनडिकेड है। अब डिकेड समझाता हूं वर्तगोरे। पहले हाफ लाइफ में ये डिके कर गया, सेकेंड हाफ लाइफ के अंदर अंदर ये डिके कर गया, थर्ड हाफ लाइफ के अंदर अंदर ये डिके कर गया और फोर्थ हाफ लाइफ के अंदर अंदर ये डिके कर गया। तो देखें यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो दिस इज व्हाट, ओहो सॉरी, राइट, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो दिस इज व्हाट अगोरे, हेलो, दिस इज n is equal to 1, n is equal to 1, so this is n is equal to 1, so जितना रह गया उतना उड़ गया। अच्छा, यहां तक n is equal to 2, जितना रह गया उतना उड़ गया। दिस इज n is equal to 3, जितना रह गया, इसका हाफ रह गया और इसका हाफ उड़ गया। एंड दिस इज n is equal to what, 4, इसका हाफ रह गया और इसका हाफ उड़ गया। सर लेकिन आपने तो यहां पर डिफरेंट बताया है, यानी कि सेकंड हाफ लाइफ के बाद तो ये 3n0/4 है और आप तो इधर कह रहे हो कि सेकंड हाफ लाइफ के बाद n0/4 है। ऐसा नहीं है। दिस इज द अमाउंट दैट इज डिकेड इन द फर्स्ट हाफ लाइफ. This is the amount that is decayed in the second half life. This is the amount that is decayed in the third half life. This is the amount that is decayed in the fourth half life. यानी कि ये अमाउंट की वो अमाउंट है जो कि फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर अंदर डिके हो गया है। ये अमाउंट वो है जो कि सेकंड हाफ लाइफ के अंदर अंदर डिके हो गया है। लेकिन अगर मैं शुरू से गिनना शुरू करूं, तो अमाउंट डिकेड इन द फर्स्ट हाफ लाइफ, अमाउंट डिकेड in the second half life. What about the amount that is decayed after 2 half lives? तो after 2 half lives मतलब पहले हाफ लाइफ में जो डिके हुआ वो तो हो ही है, साथ में जो दूसरे हाफ लाइफ में डिके हुआ उसके साथ ऐड करो तो n0/2 जमा n0/4 आप देखोगे आपके पास 3n0/4 आएगा, वरना तो करके देख लेंगे। n0/2 जमा n0/4 तो ये हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 2n0 और यहां पर हो जाएगा 1n0, तो क्या हो जाएगा 3n0/4. that is this 3n0/4, that is the amount of the sample that is decayed after 2 half lives. But what is the amount of the sample that is decayed in the second half life? So in the second half life जो डिके हुआ है वो n0/4 है, लेकिन आफ्टर 2 हाफ लाइव्स जो डिके हुआ है वो तो आपने शुरू से देखना है। तो आफ्टर 2 हाफ लाइव्स जो डिके हुआ है वो है n0/2 जमा n0/4। क्लियर है? अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सैंपल दैट इज डिकेड
इन द थर्ड हाफ लाइफ। तो इन द थर्ड हाफ लाइफ जो डिके हुआ है वो है n0/8। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सैंपल दैट इज डिकेड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ? तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू n0/2 जमा n0/4 जमा n0/3 n0/8। जब आप ये करोगे तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो टोटल अमाउंट डिके हो चुका होगा वो 7n0/8 होगा। वरना तो आप दिस जमा दिस जमा दिस कर लो, आपको 7n0/8 मिलेगा। आप दिस जमा दिस जमा दिस जमा दिस कर लो, आपको 15n0/16 मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक हाफ लाइफ के अंदर जितना रहता है उतना डिके होता है। एक हाफ लाइफ के अंदर जितना रहता है उतना डिके होता है। एक हाफ लाइफ के अंदर जितना रहता है उतना डिके होता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आफ्टर का पूछा जाए तो आपने शुरू से वो अमाउंट देखना है कि कितना डिके हो गया, वो आपने फिर ओवरऑल तमाम हाफ लाइफ जो ऊपर गुजरे हैं उनके डिकेड वाले अमाउंट को ऐड करना है, और वो उसका फार्मूला ये है। ठीक है जी, तो बी वेरी केयरफुल। तो इन द सिंगल हाफ लाइफ अलग बात है, आफ्टर हाफ लाइफ अलग बात है। ठीक है, ये आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो तीसरा खाना है ना, ये मैंने इसीलिए छोड़ा हुआ है कि दैट इज द अमाउंट दैट इज डिकेड इन द सेम हाफ लाइफ। तो याद रखिएगा इन द सेम हाफ लाइफ, तो याद रखिएगा जितना डिके उतना अनडिकेड, जितना अनडिकेड उतना ही डिकेड, 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 जितना अनडिकेड उतना ही डिकेड। बिकॉज एक हाफ लाइफ के अंदर जितना अनडिकेड होता है उतना डिकेड होता है। हां, ओवरऑल जितना अनडिकेड है वो फिर आपने सारों को ऐड करना है। क्लियर हो गया? तो ये याद रखें। ठीक शुआ जी, तो ये जो फार्मूला है ये ओवरऑल शुरू से जो अनडिकेड है, यानी कि जो मैंने यहां पर आपको बताया, फॉर एग्जांपल 4 हाफ लाइफ में कितना डिके हो गया है टोटल, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दिस जमा दिस जमा दिस जमा दिस, ये सारे के सारे आपने करने हैं। ठीक है जी, ये आपके पास हुए तो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा कितना, आप देखोगे कि 15n0/16 आएगा। आप करके देख भी सकते हो। ठीक है जी, ये और ये ऐड करो। ठीक है जी, अच्छा ये हमने समझ लिया। अब हम जी जा सकते हैं, एक मिनट में पहले बैटरी परसेंटेज देख लूं कि बैटरी परसेंटेज कितनी है। ओके, हाँ ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। सो द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। सवाल को देखें, इफ ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब है अनडिकेड। क्या? अनडिकेड। तो इनिशियली सिंपल, सवाल को पहले पॉज करके खुद ट्राई करो। तो सिंपल, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको दिया गया है रेडियम का, तो रेडियम का हाफ लाइफ आपको गिवन है। रेडियम का हाफ लाइफ कितना है? वो है जी कितना? 1600 साल। कितना? 1600 साल। अच्छा जी, फिर आपसे कहा जा रहा है कि 100 ग्राम इनिशियल है, तो इनिशियली जो है मास कितना है, n0 ही मैं कह देता हूं आसानी से, वो कितना है? 1600 ग्राम। कितना जी? 1600 ग्राम। सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, इनिशियली मास कितना दिया है, राइट? कितना? 100 ग्राम। अच्छा, अब 100 ग्राम में से वो डिके करते 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 कितना हो गया है? 25 ग्राम। कितना हो गया है? 25 ग्राम। सो कितना न्यूक्लियर जो विल रिमेन अनचेंज, इतना अनचेंज रह गया, यानी कि ये अभी भी रह रहा है, राइट? तो बताइए कि अगर तो ये डिके करते करते चला गया 25 ग्राम में, तो कितना टाइम गुजर चुका होगा? तो बड़ा सिंपल है यार, हर 1600 साल में उसने हाफ होते रहना है, ऐसा ही है ना। तो सिंपल 100 ग्राम को 2 पे डिवाइड कर लो, राइट? तो फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो गया? 50 ग्राम। अब फिर 50 ग्राम को फिर से 2 पे डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया? 25 ग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्तबा हाफ हो गया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर वो दूसरी मर्तबा फिर से हाफ हुआ, तो सेकंड हाफ लाइफ, और तब जाके 25 ग्राम आपको मिला। इसका मतलब है कि 2 मर्तबा वो हाफ हुआ है। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। तो एक मर्तबा 1600 साल गुजरे, राइट, और फिर दूसरी मर्तबा फिर से 1600 साल गुजरे, तो 1600 साल जमा 1600 साल कितना हुआ? 3200 साल। इसका मतलब है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया चार्ली, कि अगर 100 ग्राम ऑफ रेडियम में से वो डिके करते करते 25 ग्राम रह गया, राइट, तो इसका मतलब यह है कि वो 2 मर्तबा हाफ हुआ है। अच्छा, इसको अगर मैं टेबल में करूं तो लेट अस से इनिशियली n0 था। क्या था? इनिशियली n0 था, तो n0 का हाफ तो कितना हो गया? 50% अनडिकेड और 50% क्या हो गया? डिके हो गया। ठीक हो गया। फिर 50 को फिर से हाफ करो, तो 25% रह गया और 25% डिके कर गया, तो 25 जमा 50 इज 75।
तो टोटल सैंपल का 25% हिस्सा अभी भी डिके नहीं हुआ और 75% हिस्सा टोटल शुरू से डिके हो गया है। अब 25 को फिर से हाफ करो, 25 को क्या करो, अगर परसेंटेज में बताओ ना, कभी कभार परसेंटेज में भी दे दिया जाता है। सो थर्ड हाफ लाइफ के बाद 25% को फिर से हाफ करो तो रह जाएगा 12.5% अभी भी अनडिकेड है, और इसका हाफ यानी कि 12.5% डिके हो जाएगा। तो 12.5 जब 75 कितना हो जाएगा, 87.5% शुरू से टोटल डिके हो गया है। तो 12.5 अनडिकेड रह रहा है, 87.5 डिके हो गया है। अब चौथे हाफ लाइफ के बाद इसने फिर से हाफ होना है, तो 12.5 तकसीम 2 हो जाएगा 6.25। अब 6.25 रह गया, 6.25 डिके हो गया, तो 6.25 जमा 87.5 आप करोगे तो कितना आएगा, ये 87.5 जमा 6.25, तो ये 5, 7 और ये 13 और ये 9, तो ये हो जाएगा 93.75% जो है वो डीके हो चुका है शुरू से। अच्छा, अब फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद इसको फिर से हाफ करो। सो 6.25 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3.125% जो है वो शुरू से लेकर अब तक रह गया है, अनडिकेड है, और 3.125 को 93.75 से ऐड करो। सो 93.75 से ऐड करता हूं, 93.75 से 3.125 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 5, 7 और 8 और ये 6 और सो 96.875% जो है वो सैंपल का शुरू से डीके हो चुका हुआ है आफ्टर 5 हाफ लाइव्स। क्लियर हो गया? एंड इन द फिफ्थ हाफ लाइफ कितना डीके हुआ है, एंड नॉट बाय 32, बिकॉज जितना रह रहा है उतना डीके होगा इन द सिंगल हाफ लाइफ, राइट। लेकिन ये जो अमाउंट है ये शुरू से डीके होने वाली अमाउंट है, ठीक है जी, जो शुरू से हम गिनते हैं। अच्छा, तो ये परसेंटेज वाइज भी अक्सर दे दिया जाता है। अगर ये टेबल आपने रट लिया, अगर ये टेबल आपने रट लिया ना, सवालात आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। टेक्सट बनानो, चल आगे, ये वाला तो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब अगर द फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट इज डिकेड इन द 6 days इज 7/8। अच्छा, और तक हो रही, ये आपको डिकेड का अमाउंट दे दिया गया है। किसका? डिकेड। ये वो सैंपल है जो कि क्या हो गया है, डिकेड। अच्छा, अब गौर से देखिएगा जरा, डिकेड वाले वो वापस जाएं तो डिकेड में 7/8 यानी कि 7, 8 क्या 7वां पार्ट जो है सैंपल का क्या हो गया, डीके हो गया। ये कब? जब तीसरा हाफ लाइफ यानी कि 3 हाफ लाइफ के बाद हो गया है 7/8। द फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट इज डिकेड इन 6 days यानी कि 6 दिनों में 7/8 डीके हो चुका हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूं सादा अल्फाज में कि 7/8 ऑफ द टोटल फ्रैक्शन डीके हो गया है, और वो भी इनिशियल के बाद कितने दिनों में, 6 days में। कितने दिनों में? 6 days में। तो यहां पर इतना जो डीके हो चुका है, क्या हो गया, डीके हो चुका है। ये कब होगा, कितने हाफ लाइफ में, कितने हाफ लाइफ में, 3 हाफ लाइफ में, बिकॉज पहले हाफ लाइफ में n = 1, n = 2, n = 3। तो पहले हाफ लाइफ में वो रह जाता है n0/2, फिर वो रह जाता है व्हाट, 3n0/4, फिर वो रह जाता है 1 हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ और थर्ड हाफ लाइफ। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, ये मैं इस तरह से, हाँ सॉरी जी, हाँ, n = 2 और n = 3। सो फर्स्ट हाफ लाइफ में वो रह जाएगा n0/2, इतना डीके हो गया। फिर ये हो जाएगा जी 3n0/4 और फिर ये हो जाएगा जी 7n0/8। तो इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ हुए और ये ओवरऑल टाइम कितना हुआ, 6 days। इसका मतलब है ये हर एक हाफ लाइफ में कितना डे लगा, 2 days, 2 days, 2 days। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ इसका बनता है 2 days का, राइट। सो द फ्रैक्शन दैट डिकेज इन 10 days, तो फिर 10 days में कितना डीके हो चुका होगा यार, बड़ा सिंपल सी बात है। तो 10 days, इसका मतलब है 10 days में कितने हाफ लाइफ आते हैं, 10 days में उसके आते हैं मजीद n = 4 और फिर मजीद n = 5। तो अगर आप देख लो तो अब जो डीके वाला अमाउंट हो जाएगा वो होगा n0 16 15 और फिर आखिर में n0 32 31। टेबल को आपने रटना है, इधर देख लेना, n0/2, n0/2, n0/4, तो यहां पर 3n0/4,
एन नॉट बाई 8, तो यहां पर 7 एन नॉट बाई 8। यहां पर नीचे जो नंबर है ना 1 कम करके ऊपर लिखो, नीचे जो नंबर है 1 कम करके ऊपर लिखो। 16 है तो 15, 32, 31, 64, 63, इस तरह से। तो ये इस तरह से आप टेबल याद कर सकते हो, एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 2, लेकिन नीचे से ऊपर एक कम करके 1 लिख दो। एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 4, लेकिन नीचे वाली वैल्यू से एक कम करके ऊपर लिख दो। एन नॉट बाई 8, एन नॉट बाई 8, तो नीचे से एक ऊपर कम करके 7 में लिख दो ऊपर। एन नॉट बाई 16, एन नॉट बाई 16, लेकिन 16 से एक कम करके ऊपर 15 लिख दो। एन नॉट बाई 32, एन नॉट बाई 32, लेकिन 32 से एक कम करके ऊपर लिख दो। इस तरह से आप ये टेबल रट सकते हो, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल गया यहां पर कि भाई जो है सैंपल का 32 हिस्सों में से 31 हिस्सा उड़ चुका हुआ है ओवरऑल 5 डेज में, बिकॉज ये 2 डेज और फिर से 2 डेज, तो ओवरऑल डेज कितने हो गए? 10। तो 10 दिनों से वो 10 दिनों के बाद वो डिकेड का अमाउंट मांग रहा है। सो द फ्रैक्शन दैट डिकेज इन कितना डेज? 10 डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 31/32। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 31/32। इसको आराम से एक मर्तबा रिपीट करके देखो, लेकिन याद रखिएगा ये अगर आपको टेबल रट गया ना कि कितने हाफ लाइफ के बाद कितना रहता है और कितना उड़ जाता है, आप इजीली कर सकोगे सवालात को, ठीक है जी। चले अब आगे जाते हैं जी। अब ये वाला, द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज 1.6 क्यूरी। तो एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज the activity of the radioactive sample is 1.6 curie and by the way मैं ऑलरेडी आपको एक्टिविटी के यूनिट्स बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, ठीक है जी। तो आपने वो लेक्चर देख कर आना है, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स हाफ लाइफ इज 2.5 डेज, और हाफ लाइफ उसका कितना है? 2.5 डेज का हाफ लाइफ है। इट्स एक्टिविटी आफ्टर 10 डेज। सो एक्टिविटी यानी कि ए एक्टिविटी आफ्टर कितने डेज? 10 डेज। अब ये 10 डेज जो है ना, ये गिवन टाइम है। तो गिवन टाइम कितना है? गिवन टाइम आपका हो गया जवानानो कितना? 10 डेज का। तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, और वो ये था, ये वाला, दिस वन, कि भाई एक सैंपल है, उसकी एक्टिविटी गिवन है। समझ में आई बात? ठीक है जी। और आपको गिवन टाइम दे दिया गया है 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद उसकी जो अभी एक्टिविटी है वो मालूम करके दें। क्लियर हो गया? तो ये वाली एक्टिविटी इनिशियली गिवन है, फाइनल एक्टिविटी मांग रहा है कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद। तो आपको सिर्फ स्मॉल एन की पता होना चाहिए, और स्मॉल एन तो बराबर है गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। आपको गिवन टाइम भी गिवन है, हाफ लाइफ भी गिवन है, तो ये वाला फार्मूला हमारा डायरेक्टली यूज हो जाएगा। और वो कौन सा वाला है? और तक गोरे बच्चे इजीली करवा के यहां पर कर देता हूं कि a डिवाइडेड बाय a नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करने हैं। अच्छा, हाफ लाइफ कितना है? 2.5 डेज, और गिवन टाइम कितना है? 10 डेज। तो 10 दिनों के अंदर 2.5 कितनी मर्तबा रिपीट होता है? 4 मर्तबा, यानी कि 10 दिनों में 4 हाफ लाइफ आएंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम कर लूं तो इट विल बी गिवन टाइम डिवाइडेड बाय क्या? हाफ लाइफ वाला टाइम। तो गिवन टाइम क्या है? 10 डेज, और हाफ लाइफ इसका क्या है? 2.5 डेज। सो 10 डिवाइडेड बाय 2.5 जब आप करोगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 हाफ लाइफ आते हैं। तो a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो मेरे पास a डिवाइडेड बाय a नॉट आ जाएगा 1/16। अब आपको इनिशियली एक्टिविटी गिवन है कि इनिशियली जो एक्टिविटी थी वो 1.6 क्यूरी थी, तो आप ये a नॉट उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो a इज इक्वल टू 1/16 इंटू a नॉट, राइट। और आप ऐसे कर लो कि a नॉट में 1.6 क्यूरी पुट कर दो, तो a बराबर आ जाएगा 1/16 इंटू 1.6 क्यूरी। अब 1.6 को मैं लिख सकता हूं क्या? 1.6 को मैं लिख सकता हूं वट के 16 डिवाइडेड बाय 10, राइट। 16 और 16 कैंसिल, और मेरे पास जो एक्टिविटी आएगी ज़वानानो वो बराबर आ जाएगी 1/10 क्यूरी की, एंड 1/10 बराबर होता है 0.1 क्यूरी के। सो द करेक्ट ऑप्शन ज़वानानो इज 0.1 क्यूरी। ठीक हो गया भाई? ये याद रखिएगा। एक मिनट में देख लो कि कितना परसेंटेज रह रहा है जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, ये हो गया जी। अच्छा, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट में डायरेक्टली लग गया। और मैंने कब कहा था? जब आपको एक सैंपल गिवन हो,
जब आपको एक सैंपल गिवन हो, उसकी इनिशियल एक्टिविटी गिवन हो और फाइनल एक्टिविटी मांग रहे हो और आपको टोटल टाइम और हाफ लाइफ दिया गया हो, तो आप इजीली स्मॉल एन की वैल्यू निकालकर इस फॉर्मूले में पुट करो, ये वाला आएगा। कभी कभार ऐसे भी दे दिया जाता है कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए जाते हैं, फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए जाते हैं, इनिशियल एक्टिविटी दी जाती है और फाइनल मांगी जाती है। ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक है। चलो जी, एक्टिविटी के यूनिट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर जरा देख लेना, ठीक है। चले जी, ये हो गया जी। अब ज़ुआनानो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, और ये क्या है, इसका सिंपल मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, और वो ये है कि 2 मासेस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर सेम। एक मेरे पास रेडियोएक्टिव सैंपल है, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 1। दूसरा मेरे पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, सैंपल नंबर 2, एंड इनिशियली दोनों का मास सेम है, इनिशियली दोनों का मास सेम है, इनिशियली सेम मास, सेम अमाउंट ऑफ मास, सेम अमाउंट ऑफ मास, दोनों का मास सेम है, लेकिन दोनों सैंपल्स जो हैं उनका नेचर डिफरेंट है, सेम एलिमेंट्स नहीं। तो लेट मी एक्चुअली पुट इट लाइक दिस कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है, राइट, ताकि आपको पता चले, राइट, कि ये मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट है, सैंपल नंबर 2 दूसरा एलिमेंट है। अच्छा जी, सो the masses of two radioactive substances are same। इनिशियली दोनों का मास सेम है, लेकिन नेचर दोनों का डिफरेंट है। लेट्स से एक यूरेनियम है और दूसरा लेट्स से कोई दूसरा है, ठीक है जी, लेट्स से पोलोनियम है या प्लूटोनियम है, लेट्स से, एंड देयर हाफ लाइव्स आर 1 ईयर एंड 2 ईयर। इस वाले का हाफ लाइफ कितना है, इस वाले का हाफ लाइफ जो है इसका, सो टी हाफ लाइफ ऑफ दिस वन इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ईयर, और दूसरे वाले का हाफ लाइफ कितना है, दूसरे वाले का जो हाफ लाइफ है वो आपको गिवन है कितना, वो आपको गिवन है 2 ईयर्स। ठीक हो गया भाई। आर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटीज आफ्टर 6 ईयर्स। अब लेट से 6 साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए, 6 साल, यहां पर भी इसके ऊपर भी 6 साल गुजर गए और इसके ऊपर भी 6 साल गुजर गए, कितने, 6 साल, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। अब ये 6 ईयर्स आपको पता है क्या है, दिस इज टी गिवन, दोनों के ऊपर 6 साल गुजर गए। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब ऑब्वियसली इस वाले सैंपल का कुछ हिस्सा डीके हो चुका होगा, कुछ रह रहा होगा, और लेट अस से डीके को मैं ब्लैक से ही रिप्रेजेंट करता हूं जो उड़ गया है, और इस वाले सैंपल का भी कुछ हिस्सा रह गया होगा, राइट, और कुछ हिस्सा डीके हो चुका होगा, ब्लैक वाले का मतलब जो डीके हो चुका हुआ है। क्लियर हो गया। द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटीज आफ्टर 6 ईयर्स। तो बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं सादा अल्फाज में कि अब 6 साल जो इस पे गुजरे, इसकी जो एक्टिविटी है लेट मी कॉल इट EA1, और 6 साल जो इसके ऊपर गुजरे इसकी जो एक्टिविटी है लेट मी कॉल इट A2। तो इन दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनका इनिशियल मास सेम था, राइट, 6 साल गुजरने के बाद अब इनकी एक्टिविटीज का रेशो क्या होगा। ठीक है, अब की बार एक नहीं है, लास्ट टाइम में तो एक ही सब्सटेंस था ना, अब एक नहीं है, दो डिफरेंट है। इनिशियली दोनों का मास सेम, आपको एक खास अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया जो दोनों पर गुजरा, तो ऑटोमेटिकली ये भी कुछ कम हो चुका होगा, ये भी कुछ कम हो चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली अब इनकी उस 6 साल यानी कि सेम टाइम दोनों के ऊपर गुजरा, उसके बाद दोनों की एक्टिविटीज का रेशो मुझे मालूम करके दें। तो अगर इस तरह का सवाल आए तो शॉर्टकट में डेवलप भी करवा सकता हूं, लेकिन आई वुड सिंपली सजेस्ट कि रट लें, डेवलप करवाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल रट लें, बिकॉज टाइम मेरा बहुत लंबा और चौड़ा हो जाएगा, तो सिंपल रट लें, और वो ये है कि इसका शॉर्टकट आपको मिलेगा ये, इसका जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ ये है, दैट इज A1 by A2। ठीक है जी, राइट, और आप इजीली यहां पर लिख सकते हो क्या, N2 by N1, जो यहां पर सैंपल रह जाएगा वो N1 होगा, और यहां पर जो सैंपल होगा वो N2 N1 होगा। सही जी। अच्छा, यहां पर आप लिख सकते हो 2 पावर N2 डिवाइडेड बाय 2 पावर N1। ये शॉर्टकट है जी, ये शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट आपने रट लेना है अगर इस तरह का सवाल आए कि दो डिफरेंट सैंपल्स, इनिशियली मास दोनों का सेम टाइम दोनों के ऊपर गुजरा, राइट, और उसके बाद दोनों की एक्टिविटीज का रेशो मालूम करके दें। ये आपके पास सिंपल शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट के अंदर एक सिंपल सा एडिशन है जो कि मैं खुद भी भूल गया था, और वो एडिशन ये है, वो एडिशन ये है, ज़ुआनानो, सॉरी फॉर दैट, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, दैट इज T2 by T1, राइट। ये एक्चुअली ये इस तरह भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई, या इस तरह भी लिखा जा सकता है A1 by A2 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, यहां पर मैं, अच्छा ये N1
और ये N2 है, सॉरी फॉर दैट, N1 divided by N2 into T2 by T1, and T2 is the half life of the second, T1 is the half life of the first. ये एक शॉर्टकट है. दूसरा शॉर्टकट इसका ये है, that is 2 की पावर N2 divided by 2 की पावर N1 into T2 by T1. ये इसका दूसरा शॉर्टकट है, राइट? ये दो शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. क्लियर हो गया? अब इसमें यहां पर कौन सा शॉर्टकट लगेगा? ये वाला शॉर्टकट लगेगा. कैसे लगेगा? और तक हो रही है आप, सिंपल. A1 बाई A2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 की पावर N2 है ना, तो N2, दूसरा N2 देखें, तो 6 साल में कितने हाफ लाइफ इसके गुजरेंगे? इसका हाफ लाइफ कितना है? 2. तो N2 जो होगा इट विल बी इक्वल टू 6 ईयर्स डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स. तो ये A2 आपके पास आएगा 3, और A1 जो आपके पास आएगा, सॉरी N1 जो आपके पास आएगा, वो आपके पास आएगा 6 साल में कितने हाफ लाइफ है इसके? 1 हाफ लाइफ है, तो 1 ईयर है, तो 6 ईयर डिवाइडेड बाय 1 ईयर इट इज इक्वल टू N1 आपके पास हो जाएगा 6. ठीक है, तो N2 आपके पास हो गया कितना? N2 आपके पास हो गया 3. 6 साल में इसके 3 हाफ लाइव्स होंगे और 6 साल में इसके 6 हाफ लाइव्स होंगे. तो 2 की पावर ऊपर मैं लिख दूंगा व्हाट, N2 कितना है, क्या कहते हैं, हाँ, N2 आपके पास कितना है, 3. N2 आपके पास कितना है? 3. और 2 की पावर N1, N1 कितना है? 6. 2 की पावर N1. दूसरे का हाफ लाइफ कितना है? 2 ईयर्स. कितना? 2 ईयर्स. पहले वाले का हाफ लाइफ कितना है? 1 ईयर. ठीक है जी, तो जरा करो, तो A1 डिवाइडेड बाई A2, 2 की पावर 3 आप लोगे तो 8 आएगा, और 2 की पावर क्या कहते हैं अपना 1 लोगे तो आपके पास 2 की पावर 6 है, सॉरी 2 की पावर 6 है, बिकॉज N1 इज एक्चुअली 6. तो 2 की पावर 6 लोगे तो 64 आएगा, और यहां पर 2 बाई 1, ईयर और ईयर कैंसिल हो गया, तो आपके पास A1 बाई A2 जो आया, सो 8 1s are 8, 8 8s are 64, 2 1s are 2, 2 2s are 4. सही है, तो 1 बाई 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1:4. तो शॉर्टकट ये है, आपने N1, यहां पर इस शॉर्टकट को आपने रट लेना है, N1 बाई N2 मल्टीप्लाई बाई T2 बाई T1. T आर द हाफ लाइव्स ऑफ 2 and 1. यहां पर इस तरह भी लिख सकते हो, 2 की पावर N2 डिवाइड बाई 2 की पावर N1 मल्टीप्लाई बाई T2 बाई T1. क्लियर हो गया? खैर है, बस यो आखिर में अब की बात है. सिंपल. द परसेंटेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल दैट रिमेन्स आफ्टर 5 हाफ लाइव्स इज, तो आपने रट लेना है 5 हाफ लाइव्स के बाद कितना परसेंटेज रहता है. तो 5 हाफ लाइफ के बाद कितना परसेंटेज रहता है? दैट इज N0 बाई 32, और अगर परसेंटेज में लिख दूं 3.125, तो ये आपके पास हो जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन इज 3.125, बिकॉज वो कह रहा है कितना मटेरियल रिमेन कर रहा है, अनडिकेट की बात कर रहा है. ठीक है जी, ये भी आपके पास हो गया. आपने वो जो टेबल है वो रटना है. अच्छा, एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस वन. हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो हाफ लाइफ मैंने आपको पहले बता दिया, हाफ लाइफ मैंने आपको पहले बता दिया. हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट ना तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करते हैं जो सैंपल में है, ना तो प्रेशर पर डिपेंड करते हैं, ना टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं. सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो यहां पर अगर आप देखो तो हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, नहीं. टेम्परेचर, नोप. प्रेशर, नोप. नेचर ऑफ द एलिमेंट, यस. नेचर ऑफ द एलिमेंट जब डिफरेंट हो तो हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट भी मुख्तलिफ होंगे. ठीक है जी, ये आपके पास हो गया. लास्ट वन, स्टार्टिंग विद द सैंपल ऑफ प्योर Cu66, 7/8 ऑफ इट डीकेज इनटू जिंक. तो 8 में से 7वां हिस्सा डीके कर गया. तो जरा टेबल की तरफ वापस जाओ. 8 में से 7वां हिस्सा क्या कर गया? डीके. 8 में से 7वां हिस्सा, इसका मतलब है कितने हाफ लाइफ हुए हैं? 3 हाफ लाइफ. नोट करें आप. तो 7 में से 8वां हिस्सा क्या हो गया? डीके कर गया. तो 3 हाफ लाइफ गुजरे हैं, राइट. और कितने टाइम में ये हुआ? 15 मिनट में. सो अगर 3 हाफ लाइफ गुजरे हैं और ओवरऑल 7 में से 8वां हिस्सा डीके कर गया, तो 3 हाफ लाइफ अगर गुजरे हैं और ये ओवरऑल 15 मिनट हुए हैं, तो हर एक हाफ लाइफ में कितना टाइम गुजरा होगा? 5 मिनट. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ इज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5 मिनट्स. बिकॉज देखिए ना, अगर आप टेबल की तरफ जाओ ना, तो 7 में से 8वां हिस्सा सैंपल का डीके हो चुका है. वो कितना? 3 हाफ लाइफ में. और ओवरऑल ये टाइम कितना गुजरा? 15 मिनट्स. तो यहां पर भी 5 मिनट, यहां पर भी 5 मिनट, यहां पर भी 5 मिनट. तो हाफ लाइफ कितना हुआ? 5 मिनट का. ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल सा हुआ. एज आई सेड, टेबल को रट लो,
चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएगी। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप कि एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुके होंगे और वो टेबल रटना है आपने। सो अलहम्द एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।